चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्ट का वन शॉट, जिसमें कोशिश रहेगा कि कॉस्ट अभी के अभी ही पूरा खत्म करा दिया जाए। हालांकि चैप्टर बड़ा है पर पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि अभी के अभी इस चैप्टर को निपटा दिया जाए। ठीक है, फटाफट से शुरू करेंगे कॉस्ट को और देखेंगे कि क्या होता है कॉस्ट, कैसे कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट होता क्या है इकोनॉमिक्स में, किस तरीके से उसको समझना है, सब कुछ देखते हैं अभी डिटेल में एकदम। ठीक है, सबसे पहला बात करें कि कॉस्ट इकोनॉमिक्स में होता क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक में कॉस्ट का मतलब है इकोनॉमिक कॉस्ट। ये तो सबको बेसिक पता है कि भाई कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। अच्छा, इकोनॉमिक कॉस्ट होता क्या है भाई? तो इकोनॉमिक कॉस्ट में जो इंक्लूड होता है, दो तरह का कॉस्ट इंक्लूड होता है, पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा इंप्लिसिट कॉस्ट। नाम क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट। अब जरा बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसको बोलते हैं। तो बोलता है एक्चुअल पेमेंट्स मेड बाय द फर्म आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, देयरफॉर आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, कैसे भाई? ये कौन सा कॉस्ट हो गया? जो हम पेमेंट करते हैं किसको? जो एक्चुअली पेमेंट हम कर रहे हैं फर्म में। जैसे देखो, मानो ये हम हैं, हमारा ये फर्म है, हम अपने फर्म में क्या भर रहे हैं? रेंट भर रहे हैं यहाँ का। हम अपने फर्म में सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, हम अपने फर्म में रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसका खर्चा कर रहे हैं। तो जितने भी खर्चे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे खर्चे को क्या बोलेंगे हम? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब जो मेरा एक्चुअल खर्चा है, वर्ड पे फोकस करना, जो हमारा एक्चुअल खर्चा है, जो एक्चुअल पेमेंट है, उस एक्चुअल पेमेंट को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो ये भी बात याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। तो देखो, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब कि इट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ओन्ड बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये समझना कि ये हम है, फिर वैसा ही एग्जांपल, ये हम है, ये हमारा फर्म है। इस फर्म में हमको क्या चाहिए होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगा। ये चार क्या है? हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मान के चलो कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। अगर मानो यही लैंड अगर हम रेंट पे उठाते तो हमको रेंट देना पड़ता, मानो 10,000 रेंट देना पड़ता। लेबर अगर लगाते तो लेबर को वेजेस देना पड़ता, मानो 20,000 देना पड़ता। कैपिटल के लिए हमको क्या देना पड़ता? कैपिटल के लिए हमको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहां कैपिटल लिख दिया हम गलती से। कैपिटल के लिए यहां क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कैपिटल के फॉर्म में आ जाएगा इंटरेस्ट, और उसके बाद हमारा क्या आता है लास्ट में? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमको क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है। तो कुल मिला के आप मान के चलो 95,000 का हमारा खर्चा होने वाला था। ये 95,000 जो हमारा खर्चा होने वाला था, अब चूंकि लैंड मेरा खुद का है, अपने जमीन पे बिजनेस कर रहे हैं, लेबर हम खुद ही मजदूरी कर ले रहे हैं भाई, अपना कंपनी है, अपने मजदूरी कर रहे हैं, कैपिटल खुद का कैपिटल है, और प्लस में मालिकाना हक भी किसका है? अपना ही है। तो जब सब कुछ खुद का है तो ये 95,000 किसी को देने का जरूरत है क्या? पर अगर नहीं होता तो ये तो देना पड़ता ना। तो इस कॉस्ट को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली दोनों पे बात अगर हम एक बार कर लें कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वैसा कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, जिस खर्चे को हम एक्चुअल पेमेंट करके करते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वैसा कॉस्ट जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो वेरी सिंपल हो गया। तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या हो गया? हाईलाइटेड पॉइंट ये हो गया कि प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, ये हो गया ओन्ड प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, ये दो हाईलाइटेड पॉइंट हो गया। और क्या हो गया? बस, तो ये दो हाईलाइटेड पॉइंट ही इसमें हो पाएगा। ठीक है, इसमें पेमेंट नहीं होता है। काहे का? किसको पेमेंट करना है भाई? रेंट हमको, मेरा बिल्डिंग खुद का है, रेंट काहे का? तो मेरा तो रेंट खुद का हो गया। तो किसी को पैसा दे रहे हैं क्या? जब तक ट्रांजैक्शन मॉनेटरी नहीं होता है तो उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कभी? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होने के लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, मतलब रुपया पैसा में डील होना चाहिए। जहां डील ही नहीं हो रहा तो काहे का रिकॉर्ड करना? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट। ये बात याद हो गया? ठीक है, अब जरा आते हैं कॉस्ट फंक्शन पे। कॉस्ट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो देखो, कॉस्ट बराबर फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, या फंक्शन ऑफ आउटपुट बोल दो। तो हम नीचे लिख भी दिए कि कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। आउटपुट बोल दो या क्वांटिटी, क्वांटिटी को ही आउटपुट बोलते हैं कि जितना क्वांटिटी हम बनाए हैं। अच्छा, ये बोलता है कि दो तरह का हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है। कौन कौन सा भाई? एक शॉर्ट रन के लिए, दूसरा लॉन्ग रन के लिए। जरा शॉर्ट रन पे बात करते हैं। बोलता है फैक्टर इज वेरिएबल, अदर इज फिक्स्ड। वन फैक्टर इज वेरिएबल, अदर इज फिक्स्ड।
इसमें एक ही फैक्टर है जो वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ फिक्स्ड होगा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे। ठीक है, अच्छा वेरिएबल और फिक्स में अंतर समझ में आता है ना, वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं और फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं। वैसे तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, पर जरा मोटा मोटी एक बार हम बता देते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वैसा कॉस्ट जब हम बनाएंगे तो लगेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट, हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो खर्चा होगा, नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट वैसा कॉस्ट जो लगेगा ही लगेगा, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और क्या सैलरी, तो ये सब क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब खर्चा क्या है, फिक्स कॉस्ट, जो होगा ही होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। और फिक्स कॉस्ट में करना ही पड़ेगा, आप बनाओ चाहे मत बनाओ, प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, पर फिक्स कॉस्ट तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा बोला कॉस्ट फंक्शन जो है वो दो तरह से काम करता है, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फैक्टर को आप वेरिएबल रखोगे, बाकी सब कुछ फिक्स होगा वहां पे। और लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे के सारे चीज वेरिएबल्स होते हैं लॉन्ग रन में। ठीक है ना। अब जरा शॉर्ट रन कॉस्ट पे आते हैं। 7 तरह के होते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट, सातों पे बात करते हैं। पहला पे आ जाओ, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है ये देखते हैं। बोलता है इट रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। बोलता है ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये रिमेन्स फिक्स का मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, आउटपुट को छोड़ के बाकी ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो देखो एक चीज मिला, क्या, एक वेरिएबल है, बाकी सब कुछ रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, आउटपुट को छोड़ के बाकी, हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट में आउटपुट को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अच्छा, जैसे रेंट, सैलरी एटसेट्रा, अभी एग्जांपल ऊपर दिए भी थे। ठीक है ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे एक बार पहले शेड्यूल देखते हैं। तो देखो आउटपुट हमारा, एक भी आउटपुट नहीं बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, कितना भी बना रहे हैं, और कितना भी बनाएंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा कितना लगने वाला है, हर बार 60 लगने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंसेस होगा क्या, हर बार 60, हर बार 60, हर बार 60, हर बार 60 लगते रह जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट हम बनाए या ना बनाए, टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरा लग के रहेगा, इसको तो रोक नहीं सकते हैं हम। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा देखो जरा, हम एक्स एक्सिस पे किसको रखे हैं, आउटपुट को, और वाई एक्सिस पे किसको रखे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है मानो ये है 60, तो चाहे हम 1 यूनिट बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, हर बार टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, सिमिलर है, जिसके चलते मेरा ग्राफ कैसा बन के आया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन के आया। ये बात समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। तो बोलता है इट चेंजेस या वेरी करेगा विथ चेंज इन आउटपुट। जब आप आउटपुट को चेंज करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगा। अभी फिक्स कॉस्ट में क्या था, आउटपुट को छोड़ के बाकी सब कुछ फिक्स रहेगा। ठीक है, आउटपुट तो चेंज होते रहेगा, आउटपुट चेंज हो रहा है ना, आउटपुट को छोड़ के बाकी सब कुछ फिक्स है। लेकिन यहां पे क्या है, आउटपुट के चेंज होने से ये भी चेंज हो जाएगा, कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, जब कुछ भी नहीं बना रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रहा था। जैसे ही हम पहला यूनिट बनाए, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 18 का लग गया। जैसे ही हम दूसरा यूनिट बनाए, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 30 का लग गया। जैसे ही हम तीसरा यूनिट बनाए, वेरिएबल कॉस्ट मेरा 40 का लग गया। चौथा बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट 52 का लग गया। जितना आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, हर बार क्या हो रहा है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे ऐसा एग्जांपल समझ लो कि घर में मम्मी 5 लोग का खाना बनाई है और एक गेस्ट आ गए, तो क्या ये 5 लोग के खाना में छठा एडजस्ट नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे एडजस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एडजस्टेबल होता है। जब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ आउटपुट बढ़ता है तो उसके हिसाब से क्या होता है, कॉस्ट कमना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक आदमी का खाना बनाओ और 2 आदमी का खाना बनाओ, लगभग सेम ही कॉस्ट पड़ता है, कोई ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होता है। या 2 आदमी का खाना बनाओ और 3 आदमी का खाना बनाओ, लगभग सेम कॉस्ट रहेगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस आएगा। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जब कुछ भी नहीं बना रहे थे तो 0, फिर 18, 30, 40 ऐसे बढ़ते चला गया। ठीक है, लेकिन ये देखना जरा, डिफरेंसेस देखना, 0 से हम 18 पे गए तो कितने का डिफरेंसेस आया, 18 का। 18 से हम 30 पे गए तो कितने का डिफरेंसेस आया, 12 का। फिर उसके बाद 30 से हम 40 पे आए तो कितने का डिफरेंसेस आया, 10 का। 18, 12, 10 बढ़ तो रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट के बढ़ने के साथ साथ ये कॉस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन ये देखो कि ये डिक्रीजिंग रेट से नहीं बढ़ रहा है, पहले 18 बढ़ रहा था, फिर 12 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, तो बढ़ तो रहा है हर बार, लेकिन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, घटते हुए रेट से। ये बात क्लियर हुआ। लेकिन फिर 40 के बाद देखना, अभी भी बढ़ा, लेकिन कितना, 12। ठीक है, 52 हो गया, 12। उसके बाद 52 से आया 68 पे, तो 52, 6, 58, 10, 68 तो 16।
उसके बाद 68 से आया 90 पे, तो 70 20 22 हो गया, 22 तो 12 16 फिर 22। तो हर बार बढ़ तो यहां भी रहा है, लेकिन अब बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो बोलता है इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये भी बात समझ में आ गया। अब जब इसका शेड्यूल देख लिए हो तो एक बार इसका ग्राफ भी देख लो। वेरिएबल कॉस्ट ऐसा होता है कि पहले क्या होगा, पहले ये बढ़ना शुरू होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से? डिमिनिशिंग रेट से। बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर घटते हुए रेट से। देखो घटना शुरू हो गया, ये तो ऐसे खड़ा चला जाता ना, बढ़ रहा है तो बढ़ते चला जाता, अगर तो खड़े चला जाता ऊपर तक, लेकिन फिर क्या हुआ, घटने लगा, और घटते घटते यहां पे आके फिर अभी भी बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि बढ़ना रुक गया, बढ़ रहा है, लेकिन अब किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे? उल्टा एस के जैसा बनता है, लग रहा है ना उल्टा एस जैसा, तो उल्टा एस के जैसा इसका ग्राफ बनता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। और इसका ग्राफ कैसे याद रखेंगे? उल्टा एस। ठीक है, तो टोटल, अभी हम फिक्स कॉस्ट का जब बात किए, टोटल फिक्स कॉस्ट का, तो उसका ग्राफ कैसा बना? उसका ग्राफ बना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जब हम वेरिएबल कॉस्ट का बात कर रहे थे, इसका ग्राफ कैसा बना? उल्टा एस, इनवर्स एस। इसका नाम भी क्या है? इनवर्स एस शेप्ड। ठीक है, तो इनवर्स एस शेप्ड से याद रख लो, और नहीं याद रहे तो उल्टा उल्टा एस ऐसे याद रख लो। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल दिए हम, टोटल फिक्स कॉस्ट बोल दिए, अब आता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है? दोनों को जोड़ दो। अरे फिक्स वेरिएबल दोनों कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल का कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो हमारा है, बोलता है इट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये बात भी समझ में आ गया। अब जरा बात करते हैं इसका शेड्यूल पे, मजा आएगा। अब धीरे धीरे शेड्यूल टफ होते जाएगा, फिर ये आसान चीज भारी लगने लग जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारा ग्राफ से मुलाकात होने वाला है और दिमाग खराब होने वाला है। तो देखो, आउटपुट बढ़ता गया, आउटपुट हर बार बढ़ता गया, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई बदलाव रहेगा क्या? हर बार 50, हर बार 50, हर बार 50। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब खर्चा करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो, जब नहीं बना रहे थे तो नहीं हो रहा था, जब बनाना शुरू किए तो खर्चा भी होना शुरू हो गया। तो 10, 15, 17, 18, 43 और 70, इस तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा आया। सपोज दैट ऐसा हम माने, लेकिन देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी नेचर हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे कि पहले क्या होगा? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट और फिर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो उल्टा एस वाला ग्राफ बन जाएगा। ये हम लोग पढ़ लिए। अब देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले 0, फिर उसके बाद 10 हुआ, तो कितने का डिफरेंस आया? +10 का। उसके बाद कितने का आया? +5 का। उसके बाद कितना आया? +2 का। तो इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। फिर देखना 17 के बाद देखना 28 हो गया, तो +11 हो गया। ठीक है, 17, 1, 18, 10, 28, हाँ 11 हो गया। और 28 के बाद 43 हो गया, तो अब जोड़ना कितना हो जाएगा? 28, 5, 33, 15 हो गया। और उसके बाद फिर कितना हो गया? 43 से 70, तो 7, 27 हो गया। तो अब देखो इंक्रीजिंग रेट होना शुरू हो गया। तो देखो जरा कि टोटल कॉस्ट जो हमारा निकल के आएगा वो कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ के आएगा। तो पहले क्या हो गया? कितना हो गया? 50, फिर 50, 10, 60, और 50, 15, 65, 50, 17, 67, और 50, 28, 78, 50, 43, 93, और 50, 70, 120। ये हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन एक चीज जरा गौर करना कि ये जो टोटल कॉस्ट आया है, ये भी जस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा आया है कि नहीं? इसमें भी देखना वही बात हुआ होगा। 50 + 60 तो 10 हो गया, 60 + 65 तो कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद 65 और 67 तो 2 हो गया। तो टोटल कॉस्ट भी जो है ना, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ही जैसा होता है। तो इसका ग्राफ भी एकदम सिमिलर टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट का। तो जरा ग्राफ देखो, फिर सब कुछ रियलाइजेशन हो जाएगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो था ना, वो 0 लेवल से स्टार्ट हुआ था कि नहीं? जब हम एक भी यूनिट नहीं बनाए थे, जब हम 0 आउटपुट पे थे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा 0 था। और टोटल कॉस्ट जो रहेगा, उसमें तो फिक्स कॉस्ट का भी पोर्शन आ जाएगा। तो ये तो शुरुआत होगा 50 से, मिनिमम 50 से। तो ये ग्राफ जरा देखना, मिनिमम 50 से टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा शुरू होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट, हाँ टोटल फिक्स कॉस्ट जो मेरा मिनिमम कितना था? 50 था। टोटल फिक्स कॉस्ट तो 50 था मेरा। तो ये जो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ शुरू होगा ना, वो कहां से शुरू होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होगा, क्योंकि कम से कम उतना कॉस्ट तो लगेगा। जब हम एक भी यूनिट नहीं बना रहे होंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हो रहा होगा? 50 का। तो टोटल कॉस्ट का शुरुआत कहां से होगा? 50 से होगा। अच्छा, अब जरा ग्राफ देखना,
इसका ग्राफ तो अभी हम पढ़ लिए थे कि उल्टा इसके जैसा बनता है, तो इसके बीच में जो गैप आ रहा है बस खाली गैप का अंतर है, बाकी तो ये भी ग्राफ एकदम वैसे ही बनेगा जैसा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बना है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही डिट्टो बनेगा, पर जो बीच में गैप आ रहा है जरा ये देखना क्यों गैप आ रहा है। बाकी हर चीज तो सेम है और कुछ डिफरेंसेस नहीं है। अरे भाई यहां तक तो ये भी डिफरेंसेस सेम है, देखो ये 10 का गैप था, ये 5 का गैप है, ये 2 का गैप है, तो इधर भी वही है, 10 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो सब कुछ सिमिलर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, ये वाला फिक्स कॉस्ट है कि नहीं। 50 का डिफरेंसेस है क्योंकि फिक्स कॉस्ट बीच में आने के चलते टोटल कॉस्ट मेरा बढ़ गया। तो यानी इसके बीच में जहां भी कहीं गैप दिख रहा है ये हर गैप कितने का है, 50 का है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट का गैप है। तो हम लिख भी दिए टोटल फिक्स कॉस्ट। आया बात समझ में, इजी है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर ये हमको पता भी चल गया फॉर्मूला से कि टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो अपने आप टोटल फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो वही गैप इसके बीच में चल रहा है, ठीक है, समझ में आया ये बात अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो अब एग्जाम में मानो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सप्लेन कीजिए द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हमको रिलेशनशिप बताना है टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में। अब देखो लॉजिकली हमको पता है, सब कुछ पता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होता है, सब पता है। लेकिन उसको लिखने का भी एक तरीका है, कैसे लिखेंगे, बोलेंगे टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये बात समझने में कहीं से कोई तकलीफ, किसी को कोई माथा में दर्द, दिमाग में दर्द, कुछ दर्द नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो हमारा है वो जीरो लेवल पे जब हम बात करेंगे तो उसका जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगा। भाई जितना हमारा फिक्स कॉस्ट रहेगा उतना ही हमारा टोटल कॉस्ट रहेगा। कब, जब एक भी आउटपुट नहीं बना रहे हैं तब, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब कुछ भी नहीं बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जरा हम बोलें कि टोटल कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बिकॉज द गैप बिटवीन देयर इज टू कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। फिर से इसको पढ़ते हैं, है तो इजी लेकिन फिर से हम पढ़ के समझा रहे हैं कि टोटल कॉस्ट कर्व जो है इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, यानी कि जरा ग्राफ देखो, ये जो टोटल कॉस्ट है ये कैसा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पैरेलल है कि नहीं, एकदम सब सिमिलर बन रहा है, जैसे वो बन रहा था वैसे ये भी बन रहा है। बिकॉज द गैप बिटवीन दीज टू कर्व रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट है, हर जगह पे बराबर बराबर का गैप है। अब ये मत देखना कि सर यहां पर तो गैप आपका कम दिख रहा है, भाई ग्राफ है, बनाए हैं, थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन ये बनेगा कैसा, एकदम सिमिलर बनेगा, हर जगह पे इसका गैप जो है वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ठीक है। और वो सिमिलर किसके चलते रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के चलते रहेगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। तो दूसरा बात ये लिख देना है और उसके बाद शेड्यूल बना देना है और डायग्राम बना देना है, एग्जाम में तुम्हारा काम हो गया। शेड्यूल डायग्राम अभी ऊपर देख ही लिए हो कैसे बनता है, कुछ भी अपने मन से इमेजिनेशन कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमेजिनेशन बस ये सोच के करना है कि जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, तो पहले हम बढ़ाएंगे किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, और उसके बाद बढ़ाएंगे कैसे, इंक्रीजिंग रेट से। खाली बस इस पे फोकस कर लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा शेड्यूल बढ़िया हो जाएगा और प्लस में डायग्राम भी बढ़िया हो जाएगा। और डायग्राम में कभी भी ये सब पॉइंट करने मत लग जाना एग्जाम में, यह है 5, 10, 15, 20, ये सब मत करना, सीधे ऐसा उल्टा एस वाला एक ग्राफ बनाओ, काम हो गया। एग्जामिनर उतना नहीं देखने वाला है, काम का चीज अपना जितना है उतना ही बनाएंगे तो नंबर मिलेगा, ज्यादा बनाने से ज्यादा नंबर नहीं मिल जाता है। काहे नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा, आ सकता है, पूछ देगा डिफरेंसेस, ठीक है। चलो तो अगले पॉइंट पे चलें। 3 पॉइंट हम लोग कर लिए, क्या क्या कर लिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। चौथे पे चलते हैं। अब चौथा हमारा है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट पे चलते हैं। अब देखो, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल, सब कुछ पे चलेंगे एक एक करके। पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट पे आओ। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है, इट इज द पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट बटे आउटपुट। अब एक बात बताओ, हम जस्ट एग्जांपल के लिए पूछ रहे हैं, अगर हमारा फिक्स कॉस्ट 60 रुपए का है और हम एक भी यूनिट नहीं बना रहे हैं तो इसमें पर यूनिट का कॉस्ट क्या निकल के आएगा, नॉट अप्लीकेबल। कभी मत बोलना कि अरे जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं, फिक्स कॉस्ट तो भाई है 60 तो है ही। तो ऐसे सिचुएशन में तो क्या ही हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिक्स कॉस्ट मेरा 60 है और हम एक यूनिट बना रहे हैं तो मेरा उसी पे सारा का सारा खर्चा हो जा रहा है 60 रुपए का,
और फिक्स कॉस्ट मेरा 60 है, हम 2 यूनिट बना रहे हैं, तो देखो दोनों यूनिट पे बट गया, 30-30 रुपए का कॉस्ट आ गया फिक्स कॉस्ट। मतलब हम रेट पर फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट निकाल रहे हैं कि हर यूनिट पे कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है। अगर हम 2 यूनिट बना रहे थे तो 30 रुपया प्रति यूनिट मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा था, हर एक यूनिट बनाने पे 30 रुपए का खर्चा बैठ रहा था। उसी तरीके से अगर हम 60 रुपए का खर्चा कर रहे हैं और अगर 3 यूनिट बना रहे हैं तो हर यूनिट पे 20 रुपया पर यूनिट हमारा खर्चा बैठ रहा है। मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट पे हम 20 रुपया खर्चा कर रहे हैं, है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब वही है कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आपको ढूंढ के निकालना है। तो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे आउटपुट। अब बताओ इसको समझने में कोई दिक्कत हुआ? सेम चीज हम उसका शेड्यूल बना लिए, हमारा फिक्स कॉस्ट क्या है, सिमिलर। अब आउटपुट चाहे जितना भी ले लो, 1 से 6 तक हम लिए हैं। अब देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारा है, पहले पॉइंट में नॉट अप्लीकेबल, जो अभी हम बताए। जब 0 रहेगा तो ये नहीं बोलेंगे खर्चा हुआ ही नहीं, खर्चा तो हुआ है, 0 नहीं बोलेंगे, नॉट अप्लीकेबल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारा है वो हर बार क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जितना ज्यादा यूनिट बनाएंगे उतना ज्यादा कम होते चला जाएगा, ठीक है। अभी सोचो, मान लो जितना भी मेरे कोचिंग का रेंट है, अभी जितने बच्चे आएंगे तो हम अपना रेंट का कॉस्ट तो उन्हीं पे चार्ज करेंगे, और अगर बच्चे बहुत ज्यादा आ गए तो मेरा रेंट का कॉस्ट जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग रन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट सब कुछ वेरिएबल हो जाता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में सब कुछ वेरिएबल नहीं होता है। शॉर्ट रन में एक फिक्स रहेगा, बाकी सब वेरिएबल रहेगा। सॉरी एक वेरिएबल रहेगा, बाकी सब फिक्स रहेगा शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में क्या है, सब कुछ वेरिएबल रहेगा। क्यों रहता है? इसीलिए क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है कि उनको बड़े लेवल पे काम करना है, तो वहां पे फिक्स कॉस्ट कुछ हो ही नहीं पाता, सब कुछ वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो, हाँ वो लगेगा ही बिल्कुल। और अगर बहुत ज्यादा आ गया, तब तो वो निग्लिजिबल हो गया ना, रेंट का अमाउंट क्या ही रहेगा फिर। अगर बहुत ज्यादा बच्चा आ गया तो रेंट तो समझो कुछ है ही नहीं फिर, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन मेरा इतना हाई हो जाएगा कि वहां पे रेंट हमको वेरिएबल जैसा फील होगा, है कि नहीं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट यही होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारा है, जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनेगा, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पता है ना, वहां पढ़े थे, इलास्टिसिटी में भी पढ़े थे, हाँ यूनिट इलास्टिक। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा बनेगा, ED = 1, ठीक है। तो AFC जो है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर बिकम्स 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कभी भी देखो ये नीचे आ गया, पर नीचे आके कभी भी इसको टच नहीं करेगा ये, मतलब हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दैट इज इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी 0, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया बात, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट बिकम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्स एक्सिस, बोलता है जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्लोजर से क्लोजर आ सकता है, कहां पे, एक्स एक्सिस के पास। देखो कितना नजदीक आ गया, और ये नजदीक आएगा पर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। अभी क्या क्या हो गया, एक हो गया हमारा कौन सा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब हम आ गए किस पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। सबको याद भी करते चलेंगे, सबको 7 वो है ना, ये 5वां में है अभी। इट इज पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करें, जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट में पर यूनिट फिक्स कॉस्ट था, यहां पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। पर मजे की बात यह है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, ओवरऑल जो होता है वो चेंज करते रहता है। ओवरऑल टोटल पे बात करें तो वो चेंज होते रहता है, पर यूनिट पे कभी भी वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो यहां पे पहले शेड्यूल देख लो जरा। आउटपुट हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना था, 0 18 30 40 52 65 90 और 140। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा यहां पे चेंज होगा, यहां पे होगा चेंज, ठीक है। यहां का लॉजिक देख लो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां चेंज होने का रीजन क्या है, क्योंकि देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरा 18 का है और हम एक ही यूनिट बना रहे हैं, तो पूरा का पूरा 18 रुपया हम उसी पे चार्ज कर देंगे। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 30 का, तो दो यूनिट के 2 लोगों के लिए है तो 15 आ गया। अब उसके बाद हो गया 40, तो अब 3 लोगों के लिए है तो बांटते चले जाएंगे। हर बार टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आउटपुट को, तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता आ जाएगा। लेकिन फिर इसमें भी वही बात रहेगा कि पहले ये डिक्रीज करेगा और बाद में ये इंक्रीज करेगा।
तो देखो पहले यहां तक, यहां से जितना भी पिंक कलर से लिखा हुआ है उस जगह पे ये क्या कर रहा था, डिक्रीज किया जा रहा था। और जैसे ही हम यहां पे आए तो यहां पे क्या हो गया, ये इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट फिर क्या होगा, पर यूनिट पे इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। क्यों बढ़ता है, ये भी लॉजिक पूछ सकते हो कि सर क्यों बढ़ता है, आखिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट वहां पे कम हो जाता है। जब ज्यादा यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कम होना शुरू होगा, तो लोड किसके ऊपर आएगा, वेरिएबल के ऊपर आएगा, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। और शुरू में फिक्स कॉस्ट हाई रहता है, तो फिक्स कॉस्ट के हाई रहने के चलते एवरेज फिक्स कॉस्ट हाई है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लो रहेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में देख रहे हो फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है धीरे धीरे ना, तो ये कम होगा तो लोड किस पे जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये साइन कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा है क्या? हाँ, चम्मच नहीं है, नाइकी का लोगो ऐसा ही होता है। ठीक है, नाइकी का लोगो देखे हो ना, जस्ट डू इट इसका होता है लिखा हुआ, तो नाइकी के लोगो जैसा जो ग्राफ रहेगा उसको हम कौन सा कर्व बोलेंगे, उसको कौन सा कर्व बोलेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एकदम नाइकी के जैसा रहेगा लोगो, इसको यू शेप्ड भी बोलते हैं कर्व। ठीक है, ऐसा कर्व रहेगा, ये यू शेप्ड रहेगा। हाँ, हाफ यू है, हाँ यू शेप्ड इसको बोलते हैं। जस्ट मतलब नाइकी का लोगो याद रखो तो अपने आप याद रहेगा। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नाइकी के लोगो जैसा बनेगा। ठीक है, अब देखना अब ये जो है ये इसका क्या है, मिनिमम पॉइंट, कि मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम जहां पे होगा, यानी सबसे कम कहां पे था, 13 के बाद फिर से 13 आ गया, तो इसमें सबसे कम ये हो गया, इससे कम तो नहीं, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो ये पहले यहां तक गिरते जाएगा। तो देखो ये यहां गिरते गया गिरते गया गिरते गया गिरते गया, ये 13 पे आ गया, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया और फिर बढ़ता ही जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना प्रोडक्शन। हाँ, अरे तो जितना बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओ, अभी यहाँ शेड्यूल में इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन और आगे मानो प्रोडक्शन हो रहा है तो बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर लेके चल जाओ, जाता जाएगा ऊपर, जितना बढ़ाओगे खर्चा उतना बढ़ता चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे छठे पॉइंट पे, एवरेज कॉस्ट पे। अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट दोनों हो गया, अब एवरेज कॉस्ट पे बात करेंगे। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि नहीं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं या एवरेज टोटल कॉस्ट बोलते हैं, एक ही बात है। तो बोलता है इट इज द पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, पर यूनिट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जितना टोटल खर्चा लगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसका पर यूनिट क्या खर्चा लगा ये हमको जानना है। तो एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटे आउटपुट, सीधा सा बात, फॉर्मूला जैसे चल रहा था ऊपर वैसे ही यहां भी कैरी ऑन हो रहा है। अब जहां टोटल कॉस्ट का बात करेंगे वहां टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे आउटपुट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम फॉर्मूला। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे आउटपुट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे आउटपुट, निकल के आ जाएगा हमारा एवरेज कॉस्ट। यानी एवरेज कॉस्ट अगर हमको जानना है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी जोड़ देंगे तो एक ही बात है, उतना निकल के आ जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला से प्रूव भी हो गया है कि नहीं। हाँ, तो अब देखो आउटपुट है हमारा, ये बढ़िया बात, आउटपुट है। टोटल कॉस्ट हमारा देखो, ये टोटल कॉस्ट है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, अभी तो यहां सिंपल सा टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट में आउटपुट को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब इसमें भी देखो क्या होगा कि ये पहले डिक्रीज करेगा और फिर बाद में इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है पता है, ऊपर ही वेरिएबल कॉस्ट के चलते। ऐसा क्यों होता है, वेरिएबल कॉस्ट के चलते होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट पे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट एवरेज का बात हो रहा है, तो एवरेज में तो पर यूनिट का बात होता है, तो पर यूनिट पे एवरेज कॉस्ट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो लोड किसके ऊपर आएगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आएगा, जिसके चलते लोड किस पे आएगा, टोटल कॉस्ट में भी किसके ऊपर लोड है, वेरिएबल कॉस्ट के चलते। तो इसलिए ये भी उसी के जैसा काम करता है। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ यहां यू शेप्ड बनेगा, यहां प्रॉपर यू शेप्ड है, ठीक है। चंदा मामा के जैसा ग्राफ बनेगा, आधा चंदा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो अभी तो मेरा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये समझो कि ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ऊपर में चंदा मामा जैसा बनेगा, और मिनिमम पॉइंट जो रहेगा, इसमें मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये 10 हो गया, तो 10 है 10, तो यहां से हम एक मिनिमम पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर दिए और ये ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद 7वां और इसका लास्ट पॉइंट है ये, कौन सा, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट तुम लोग को पता है, मार्जिन का बात किया जाता है कि ईच एडिशनल यूनिट पे क्या कॉस्ट आने वाला है। तो देखो, इट इज द एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कैसे, जरा देखो,
ये है हमारा टोटल आउटपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमको पता है। अब मार्जिनल कॉस्ट का जब हम बात करेंगे तो पहला यूनिट पे कोई भी मार्जिन हम नहीं जान सकते हैं, कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये तो बेस है। इस पे कैसे पता चलेगा कितना मार्जिन है? मार्जिन तभी पता चलता है जब हम किसी से कंपेयर करते हैं उसको। तो जब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 था और 0 से 10 पे आया, अब हम यहां कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था वेरिएबल कॉस्ट, अब हो गया 10 का वेरिएबल कॉस्ट, तो मार्जिन कितने का है? 10 का है। तो ऐसे करके हम हर बार मार्जिन निकाल लेंगे। लेकिन देखो मार्जिनल कॉस्ट में भी क्या हुआ है, पहले 10 फिर 5 फिर 2 और फिर बढ़ना शुरू हो गया 11 15 27। यहां भी वैसे ही चल रहा है। यानी मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है अगला वाला, उसमें से पिछले वाले को माइनस कर देंगे। तो वैसे ही देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर n और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर n माइनस 1, माने n में से वो घटा दो, माने अगर यहां n की जगह पर 3 है तो n में n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हमको 3 का जानना है तो 3 माइनस 2 कर लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2। ये देखो 3 माइनस 2 तो कितने का आ गया? 5। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट 3 कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आ जाएगा। तो वैसे ही देखो MC3, यहां देख लो MC3, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 3 में देखो कितना निकल के आएगा? 15 माइनस 10। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो इसका चाहिए ना, हाँ इसका चाहिए, तो 17 माइनस 15, तो 17 में से 15 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 2 निकल के आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 3 का कितना हो गया? तीसरा यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 17 का, और दूसरे का कितना है? 15 का। तो डिफरेंसेस कितने का आया? 2 का। तो वैसे करके निकाल लेंगे। तो ये इजी है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला बढ़िया है। तो ये हो गया असली फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया असली फॉर्मूला। तो हमेशा हम असली वाले का ही उपयोग करेंगे, अगर हमको ये नहीं पता है तो उसका उपयोग करेंगे। तो असली फॉर्मूला यही है, पहले तुमको इसी को प्रायोरिटी देना है तब उसको प्रायोरिटी देना है, ठीक है ना। तो मेन तुम्हारा ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल कॉस्ट बराबर चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन आउटपुट। हो गया, इधर से भी निकल जाएगा। देखो एक छोटा सा ऐसे ही हम डायग्राम लेके बता दिए हैं। पहले कुछ भी आउटपुट नहीं था, अब 2 का आउटपुट है, उसके बाद 5 का आउटपुट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले 0 था, अब 10 का हो गया, अब 28 का हो गया। तो जब 0 का हमारा आउटपुट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और आउटपुट भी 0 का है, तो यहां तो मार्जिनल कॉस्ट का बात भी नहीं कर सकते। पहला में तो कुछ भी रहे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट, लेकिन इसमें मार्जिन का बात नहीं कर सकते हैं। मार्जिन का बात करेंगे कब? जब हम किसी से कंपेयर करेंगे। तो अब कितना मार्जिन हो जाएगा? तो देखो चेंज कितने का हुआ? 0 से 10 में कितने का चेंज हुआ? 10 का चेंज हुआ। और 0 से 2 में कितने का चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ। तो 10 भागा 2 अगर कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। अब ये तो 1 का हो गया। अब यहां देखो 10 से 28 कितने का चेंज हुआ? 18 का चेंज हुआ। 2 से 5 कितने का चेंज हुआ? 3 से चेंज हुआ। और 18 भागा 3 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन आउटपुट। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, MC कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको आप टोटल कॉस्ट से भी कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट n का कितना है? ये देखो टोटल कॉस्ट n बटे टोटल कॉस्ट n माइनस 1। तो ये तो अभी पता चल ही गया, दोनों तो हम लिखा ही दिए अभी। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा मार्जिनल कॉस्ट का? इसका भी ग्राफ वैसा ही नाइकी के जैसा बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट का भी ग्राफ वैसा ही बनेगा, उल्टा यू मतलब यू के शेप का बनेगा। ठीक है, आधा यू बोल दो, जो बोल दो, हाफ यू या नाइकी का लोगो, तो उसी के जैसा इसका भी ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि यहां पे भी वही हालत रहेगा जैसे पहले था, उसके चलते ऐसा ही बनेगा। मेन जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, हमको नहीं पता कि बिहार बोर्ड में कितना ये इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बिहार बोर्ड तो क्या लेवल उसका है पता ही है, तो उस पर ज्यादा डिस्कशन करने का बात है नहीं, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए सब कुछ जानेंगे। सबसे बड़ा चीज है रिलेशनशिप को जानना कि आखिर इनके बीच का क्या रिलेशन है, एवरेज कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का, इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो जरा अभी हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का बात कर लें। तो एवरेज कॉस्ट का देखो चांद जैसा बनाया था ना ग्राफ, और मार्जिनल कॉस्ट का नाइकी वाला लोगो बनाए थे। तो जहां पे एवरेज कॉस्ट घटते 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 मिनिमम पे आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट उसको उसी जगह से कट करेगा। मतलब मार्जिनल कॉस्ट जब हम बनाएंगे तो वो उसी पॉइंट पे जाके उसको काटेगा, और जिस पॉइंट पे वो काट देगा वहां मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, और काटने से पहले का अगर बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। यहां पे देखो
दिख नहीं रहा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नीचे है और एवरेज कॉस्ट कहां है, ऊपर है। लेकिन फिर जिस जगह काटेगा ना उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला जाएगा और एवरेज कॉस्ट नीचे आ जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ बनेगा तो क्यों होगा, हम लिख के भी ये समझा दिए हैं ये बात कि व्हेन एमसी इज लेस देन एसी देन एसी फॉल्स। उस समय एसी क्या हो रहा है, एसी गिरता जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, जब एमसी एसी के बराबर होगा तो एसी उस समय कहां पे होगा, मिनिमम पे होगा, ठीक है। एसी उस समय कहां पे होगा, मिनिमम पे होगा। कितने लोग ऐसे बोल देंगे कि एमसी इज इक्वल टू एसी, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोल देंगे, नहीं ये नहीं बोलना है, इसमें ये बोलना है कि एसी उस समय क्या होगा, मिनिमम पे होगा। और उसके बाद व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी देन एसी राइजेस, उस सिचुएशन में क्या होगा, एसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एमसी तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, एमसी बढ़ रहा है, एसी भी बढ़ रहा है, लेकिन एमसी एसी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट का बात इसमें है ही नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट का कहां, कोई चर्चा ही नहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट का। यहां चर्चा है मार्जिन और एवरेज का चर्चा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का यहां चर्चा नहीं है, ठीक है। नहीं तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं ना हो पाएगा। या तुम इसको बोल सकते हो कि जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो गया, तो इसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हो एक तरह से, कि कॉस्ट हमारा यहां पे दोनों बराबर हो गया, कि जितना मेरा एवरेज कॉस्ट लग रहा था मार्जिन भी हमको उतना ही का था, तो इसको बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। अब इसका शेड्यूल एक देख लो बड़ा सा, कि आउटपुट हमारा जो है, आउटपुट मेरा बढ़ता गया, आउटपुट बढ़ता गया, टोटल कॉस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ता चला गया। लेकिन टोटल कॉस्ट जो बढ़ता गया होगा, मार्जिन उसका बढ़ने का मार्जिन क्या है, तो टोटल कॉस्ट बढ़ने का मार्जिन देखो 38 और 50, 12 का मार्जिन, 10 का मार्जिन, 12 का मार्जिन, 13 का मार्जिन, 17 का मार्जिन, 24 का मार्जिन और 34 का मार्जिन, ये इसका मार्जिनल कॉस्ट है। अब एवरेज कॉस्ट का बात करें तो एवरेज कॉस्ट 38, 25, कैसे पता चला एवरेज कॉस्ट, पता ही है एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट बटे आउटपुट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते गए, एवरेज कॉस्ट हम अपना निकालते चले गए, ये पता है हमको। अब देखना एवरेज कॉस्ट का लक्षण देखना कहां से क्या होगा। एवरेज कॉस्ट 38 से 25 हुआ, 25 से फिर 20 हुआ, लेकिन 38 से 25 जब हुआ होगा तो कितने का डिफरेंस है, ये 13 का डिफरेंस है। उसके बाद यहां कितने का डिफरेंस है, 5 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 1 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 0 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 1 का, फिर कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो पहले ये क्या हुआ, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, यानी कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट वो क्या था, लेस देन एवरेज कॉस्ट था। इस जगह पे देखो, इस जगह पे एवरेज कॉस्ट जो हमारा है, ये हर जगह पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कम है किससे, एवरेज कॉस्ट से। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये बन ही गया, क्योंकि जहां पे मार्जिनल और एवरेज बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया वो। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब देखना मार्जिनल कॉस्ट मेरा बढ़ना शुरू हुआ और एवरेज कॉस्ट हमारा कमना शुरू हो गया। तो मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, यहां मार्जिन हमको ज्यादा होने लग गया, ठीक है, समझ में आया ये बात। अब बात आता है रिलेशन बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। अभी हम लोग किसके बारे में बात किए थे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का बात किए थे, कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन है। अब बात किस पे करने वाले हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो देखो इसका रिलेशन, लोगों बस खाली सबका मतलब ग्राफ सबका याद रखो। तो ये हो गया मार्जिनल कर्व का ग्राफ हो गया, और ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब इसका भी सेम ही बात है, इसमें कुछ अलग तो है नहीं, वैसा ही है सब कुछ। तो इसमें भी डिट्टो सब कुछ वैसा ही कॉपी पेस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लेस देन रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो उस समय एबीसी क्या होगा, गिरता जाएगा, ये देखो गिरता जा रहा है। फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर हो गया एबीसी का, तो वहां पे मिनिमम पे आ गया एबीसी। और जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, उस समय क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो ये ग्राफ उसी के जैसा है, इस पे ज्यादा लंबा चर्चा करने का तो है भी नहीं, सेम ही चीज है, सब कुछ वही कॉपी पेस्ट है, ठीक है। बस खाली नाम यहां चेंज हो गया, वहां पे एवरेज कॉस्ट था, यहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यहां भी नाम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यहां भी नाम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बस खाली नाम चेंज हुआ, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही नक्शे कदम पे चलता है। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब एक एक करके मार्जिनल कॉस्ट को तीनों से कंपैरिजन कर दिए।
पहले किससे किए, पहले टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट पे किए, मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट से कंपैरिजन माने रिलेशन देखे, फिर एवरेज कॉस्ट के बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट से रिलेशन देखे, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अब टोटल कॉस्ट से उसका रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट बोल दें या टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोल दें, दोनों का सिमिलर ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा ग्राफ होता है दोनों का। तो देखो आउटपुट हमारा बढ़ता गया, आउटपुट हमारा बढ़ता गया, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो तो उतना ही रहेगा जितना था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा है वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि जितना यूनिट बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा उसके हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा। टोटल कॉस्ट पे बात करेंगे अगर हम, तो उसमें यही मार्जिन रहेगा, फिक्स वाला मार्जिन टोटल कॉस्ट में यही आके जुड़ जाएगा ना, बाकी तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ही जैसा रहेगा। इसलिए तो इसको बोला गया कि टोटल कॉस्ट का देख लो या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, दोनों एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंसेस किसका रहेगा, दोनों तो उल्टा एस वाला शेप का होता है, और डिफरेंसेस किसका रहता है, फिक्स कॉस्ट का रहता है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारा मार्जिन हम निकाल लेंगे यहां से टोटल कॉस्ट पे कंपैरिजन करके, कि पहले मार्जिन 18 का आया, फिर मार्जिन 12 का आया, फिर 10 का आया, फिर 5 का आया, ऐसे करके मार्जिन क्या हुआ, पहले क्या हुआ, घटना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया एक पॉइंट पे आके। ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो जरा, ये है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये है हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब यहां देखो, यहां क्या हुआ, यहां टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है एट डिमिनिशिंग रेट से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले इंक्रीज करेगा किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, और फिर टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इंक्रीज करेगा किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ के बैठे हुए हैं। मार्जिनल कॉस्ट पे क्या होगा, तो देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा और इसको सही कर देते हैं हम। अच्छा ये हाथ से लिखा हुआ है, चलो ठीक है, मैंने मान लो ऐसे तो ठीक है, इसको मिनिमम पॉइंट मान लो कि ये मिनिमम पॉइंट है। ऐसे देखना कि यहां पे क्या हो रहा था, हमारा मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा था, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हुआ। तो एक हम मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बना लिए, फिर देखो ये यहां से और बढ़ेगा, और जैसे मार्जिनल कॉस्ट बनता है कैसे, ऐसे आके फिर बढ़ता चला जाता है ऊपर की ओर। तो मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा था वो पहले गिरा, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हुआ, इस जगह पे आके मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे था। तो जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे था उस समय देखो ये कहां था, ये भी यहां पे इस पॉइंट पे था, जहां से मिनिमम पे ये आके फिर बढ़ना शुरू हुआ था, जहां पे मिनिमम पे आके फिर बढ़ना शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखो जरा इसका अंग्रेजी पढ़ देते हैं, और अंग्रेजी से सब क्लियर हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स, जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा गिरेगा उस समय क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा था तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे था। देखो इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, तो मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद बोलता है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, जब ये मिनिमम पे आया मतलब एकदम अपने पॉइंट पे जो आ गया मिनिमम पॉइंट पे, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ये जो बढ़ता जा रहा था वो रुक गया वहां पे आके। देखो जब ये मिनिमम पे आया मार्जिनल कॉस्ट तो ये दोनों यहां पे आके रुक गया, अपने मिड पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट स्टॉप्स इंक्रीजिंग। अच्छा ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे आओ, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट राइजेस, जब वो बढ़ना शुरू हुआ, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो अब ये बात क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट मेरा बढ़ना शुरू होगा ना, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये दोनों इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेसिकली बात कॉस्ट का हो रहा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, कि कॉस्ट का मार्जिन बढ़ रहा है, मतलब कॉस्ट लग रहा है ज्यादा। तो कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो उसका इंपैक्ट कहां पे आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे ही तो आएगा। लॉजिकल बात समझो, टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है और पर यूनिट पे वो कम होना शुरू हो जाएगा, तो लोड किसके ऊपर आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पे। तो अगर कॉस्ट का मार्जिन बढ़ रहा है, मानो कि जहां से रॉ मटेरियल हम खरीद के लेके आ रहे हैं, अगर वो ज्यादा पैसा लेना शुरू कर दिया तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा कि नहीं। और जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा और टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले ये इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से और उस समय मार्जिनल कॉस्ट घटता हुआ रहेगा। जब मार्जिनल कॉस्ट एकदम मिनिमम पे आएगा उस समय टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आके रुक जाएगा एक पॉइंट पे, और उसके बाद जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट उठना शुरू होगा ऊपर की ओर, उसी समय टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट उठना शुरू होगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। ये भी ग्राफ क्लियर हो गया।
अरे हुआ कि नहीं? अब बात करेंगे किसके बारे में? एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखो एवरेज कॉस्ट का ये हो गया ग्राफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हो गया ये ग्राफ, और ये हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट का। 3 ग्राफ है। ग्राफ है, याद करना इसमें मेन कलाकारी है, ठीक है? जितना ज्यादा ग्राफ याद होगा, और ये प्रैक्टिस से हो सकता है, तो हमको नहीं पता तुम कितना याद रखोगे तुम लोग, लेकिन देखो याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एग्जाम भी नजदीक है। चलो, तो ऐसे समझना, ये जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इस जगह पे ये मिनिमम पे है, ठीक है? इस जगह पे मिनिमम पे है, इसको Q1 बोल दिए हम, और ये एवरेज कॉस्ट हमारा मिनिमम पे है, इसको हम Q2 बोल दिए, ठीक है? एवरेज फिक्स कॉस्ट तो ये है ही। ये हमेशा याद रखना कि एवरेज फिक्स कॉस्ट को बीच से काटेगा कौन? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो इसका जरा हम पढ़ लेते हैं थ्योरी। एज द आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्लाइंस, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो क्या होगा? गिरना शुरू होगा। बिकॉज बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन विथ इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है। मतलब आउटपुट अगर इधर बढ़ना शुरू होगा, आउटपुट बढ़ना शुरू करेंगे, उस वक्त क्या होगा? जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा? गिरना शुरू होगा। आउटपुट बढ़ेगा तो देखो हर चीज गिर रहा है, एवरेज कॉस्ट भी गिरना शुरू हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी गिरना शुरू हो गया, और ये भी गिरना शुरू हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, तीनों कॉस्ट क्या होगा? मेरा गिरना शुरू हो जाएगा जब आउटपुट का हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे तब। और वो तो सही बात है। हाँ ठीक है, देखो फिर आगे क्या बोलता है कि एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जब आउटपुट बढ़ेगा, हम कौन से पॉइंट पे थे? कॉस्ट के बारे में एग्जांपल दे रहे थे ना। अब ठीक है, इसी से आते हैं। एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्लाइंस बिकॉज बोथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन आउटपुट। हाँ, जब हम आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो आउटपुट का प्रोडक्शन जब हम बढ़ाना शुरू करेंगे, उस समय एवरेज कॉस्ट भी गिरना शुरू होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी गिरना शुरू होगा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर बोलता है बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 के बारे में देख लो जरा, Q1 और Q2 के बारे में। इसके बीच में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, यहां से क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। एवरेज कौन सा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, हाउएवर एवरेज कॉस्ट इज स्टिल डिक्लाइनिंग। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो मेरा अभी भी कम होता जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिकॉज द रेट ऑफ फॉल इन एवरेज फिक्स कॉस्ट इज मोर देन द रेट ऑफ राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वही बात हो गया, सिंपल सा बात है। एवरेज कॉस्ट देखो अभी भी गिर रहा है, और जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है? फिर तीसरा बात क्या बोलता है कि आफ्टर Q2 के बाद क्या होगा? कि एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग, एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। देखो एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया ना, और उसके बाद फिर क्या होगा? बिकॉज द रेट ऑफ राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन द रेट ऑफ फॉल इन एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो ये हो गया। बाकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कम्स क्लोजर टू AC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो AC के करीब चला जाएगा, बट हाउएवर इट डज नॉट मीट AC बिकॉज देयर डिफरेंस इन एवरेज फिक्स कॉस्ट। यानी ये जाते जाते क्या होगा कि इसके काफी करीब आ जाएगा, ठीक है? और कभी भी इससे चिपक नहीं सकता है, क्योंकि इसके बीच में दूरी कौन बना के रखा है? एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो दूरी बना के रखा है, ठीक है? तो ये भी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है? और ये स्टेप्स है कि कैसे हम इसको बनाते हैं। तो बस इतना ही बात था इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट था। खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ, चैप्टर खत्म। बस एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।